Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my students. My name is Dr. Sajid and I am here to teach you pharmacy technician course. कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपने लास्ट जो लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे, सारे अंडरस्टैंडिंग भी होगी उनकी। आइए आज हम अपना बुक शुरू करते हैं, फार्मास्यूटिक्स। लास्ट टाइम हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा था, दैट इज़ फार्मेसी। उसमें फार्मेसी का इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी इज़ द प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मेसी थी, जैसे होलसेल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने डिफ़ाइन किया था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कौन कौन से सब टाइप्स हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कम्युनिटी फार्मेसी के बताई थी, इसकी रिटेल फार्मेसी आती है, होलसेल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या होता है। तो ये एक फार्मेसी का ओवरव्यू आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो जो चैप्टर 1 है और जो फार्मेसी है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो एक ड्रग के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग की डेवलपमेंट, ड्रग की सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रिसर्च, एक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, उसकी एश्योरेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर सारे का सारा रेगुलेटरी अफेयर, उसकी मार्केटिंग पैटर्न। तो ये सारे का सारा क्या है? एक फार्मेसी इज़ अ फार्मास्यूटिकल साइंस विच रिवॉल्व्स अराउंड द ड्रग। तो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ ड्रग। आइए सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ड्रग? चैप्टर 2 है ड्रग। ड्रग इज कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस और इन अदर एनिमल्स। इसको दोबारा से पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू द एंसिल, एंसिल ये एक फार्मास्यूटिक्स की किताब है जो साइंटिस्ट ने लिखी थी, एंसिल ने। तो उसके मुताबिक ड्रग को डिफाइन अगर किया जाए, एन एजेंट, ये एक ऐसा एजेंट है, ये एक ऐसा आला है, ये एक ऐसा ज़र्रा है या ये एक ऐसी चीज़ है इंटेंडेड फॉर यूज़, जिसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन द डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए, इन द ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और उसकी प्रिवेंशन के लिए, या फिर मिटिगेशन मतलब उसकी बचाव के लिए, क्योर और प्रिवेंशन, क्योर होता है उसको ठीक कर देना, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यहाँ पे डिजीज़ से बचना, इन ह्यूमंस, इंसानों में, और इन द अदर एनिमल्स, या फिर दूसरे एनिमल्स के अंदर। तो इसमें जो एंसिल है वो ये कह रहा है कि जो ड्रग है वो एक ऐसा आला या ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लोग, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। अच्छा, एंसिल ये कह रहा है कि एंसिल ये कहता है कि ड्रग किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम किसी भी बीमारी की तशख़ीस कर सकें, या फिर उस बीमारी की शिद्दत को कम कर सकें, या उस बीमारी का इलाज कर सकें, या उस बीमारी को मुकम्मल ठीक या बीमारी से बच सकें, उस चीज़ को ड्रग कहते हैं। अच्छा, ये फ़ायदा इंसानों के लिए भी हो और जानवरों के लिए भी हो। समझ गए जी? ये क्या थी हमारी ड्रग की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग की डेफिनेशन, पास्ट पेपर्स में काफ़ी मरतबा आ चुकी है, तो इसको याद आपने लाजिम करना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स।
फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द सेल्स, मतलब हम ड्रग्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उनको कैसे तकसीमकारी करते हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज। अच्छा, जो बेसिस ऑफ द सेल्स है, सेल्स आप जानते हैं बेचना, तो बेचने के लिहाज से अगर इनकी तकसीमकारी की जाए तो उसमें आता है ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको हम OTC ड्रग कहते हैं, और सेकंड आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अच्छा, आम अल्फाज में अगर आपको बताऊं, ओवर द काउंटर वो ड्रग्स होती हैं जिनको डॉक्टरी नुस्खे के बगैर दिया जा सकता है, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जिनको डॉक्टर के नुस्खे के बगैर किसी भी मरीज़ को नहीं दिया जा सकता, और डॉक्टर के नुस्खे के बगैर वो ड्रग इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्यों कि अगर डॉक्टर के नुस्खे के बगैर, डॉक्टर की हिदायत के बगैर अगर वो ड्रग इस्तेमाल की जाएंगी तो वो मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स, उसको बेचने की बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहली होगी OTC ड्रग। OTC ड्रग्स के अंदर आएंगी मल्टीवाइटामिन्स, जैसे कि हमारे जिस्म को ताकत देने वाली अद्वियात हैं। उसके बाद आएंगी लैक्सेटिव्स, मतलब कब्ज़ कुशा जो हमारी गोलियां होंगी या सिरप्स होंगे। उसके बाद आएंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं ये हमल को रोकने वाली अद्वियात हैं। और NSAIDs, मतलब NSAIDs जो होती हैं ये नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। तो ये जो NSAIDs होती हैं इनमें पेन किलर्स आती हैं, इन्फ्लेमेशंस रोकने वाली दवाइयाँ आती हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की अगर बात करें तो ये वो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टरी नुस्खे के बगैर नहीं दी जा सकती। तो इनमें अगर बात करें तो इनमें पहली आएगी एंटीबायोटिक, दूसरी आएगी स्टीरॉइड्स। एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि जो बहुत सारी जो ऐसी अद्वियात हैं, जब कोई शख्स बीमार होता है या उसको कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स में मेनली अजिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, उसके बाद लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, अमोक्सिसिलिन, ग्लूवानेट आती है। तो ये एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर या डॉक्टरी नुस्खे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद स्टीरॉइड्स आते हैं, बेंजोडाइज़ापीन आते हैं, बार्बिचुरेट्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जिसमें ग्लिमिप्राइड, मतलब शुगर की अद्वियात हैं, ग्लिमिप्राइड, सीटाग्लिप्टिन्स वगैरह, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, मतलब आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स हैं। तो उन ड्रग्स को भी डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फार्मेसी पे जो शख्स खड़ा होगा, जब कोई भी शख्स उस फार्मासिस्ट या फार्मेसी असिस्टेंट से ये वाली ड्रग्स मांगेगा जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर इन ड्रग्स को नहीं देगा। सिर्फ़ और सिर्फ OTC ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जिनको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दिया जा सकता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग, OTC इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग that does not require any prescription for their dispensing। OTC एक ड्रग्स का ऐसा ग्रुप है जिसके इस्तेमाल के लिए या फिर जिसकी डिस्पेंस करने के लिए, मतलब मरीज़ को देने के लिए या बेचने के लिए हमें डॉक्टरी नुस्खे की या प्रिस्क्रिप्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस ग्रुप कंटेन द फॉलोइंग ड्रग। इस ग्रुप के अंदर ये वाली ड्रग्स आती हैं मल्टीवाइटामिन्स, विटामिन C की गोलियां हैं, विटामिन D की गोलियां हैं, विटामिन E की गोलियां हैं, इसके अलावा मेलाटोनिन है, बहुत सारी बेसिक्स मल्टीवाइटामिन्स हैं, न्यूरोबियन की गोलियां हैं। तो ये आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फिर NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है,
फिर लैक्सेटिव्स है जिसमें लैकासिल के नाम से सिरप आता है, लैक्सोबिरॉन के नाम से गोलियां आती हैं, सिरप भी आता है। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको बता दिया है ये कौन सी गोलियां होती हैं। इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। दीज ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस ऑन द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगी ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे के ऊपर ही दी जा सकेंगी। इसमें कौन कौन सी गोली आती हैं? एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव। अच्छा, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं वो डॉक्टरी नुस्खे के बगैर भी दी जा सकती हैं और डॉक्टरी नुस्खे पर भी दी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर ही दी जाएंगी, डॉक्टरी नुस्खे के बगैर ये प्रिस्क्राइब डिस्पेंस नहीं की जाएंगी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब आइए सेकंड टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब ये है कि हमें मेडिसिन कहाँ से, हमें ड्रग कहाँ से हासिल हुई है। इसमें जैसे हम नेचुरली कोई लेते हैं या फिर हम खुद सिंथेसाइज करते हैं या प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स, कौन सा सोर्स है। तो हमें सोर्स क्या है उसका, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ये क्या होगा हमारा, ड्रग कहाँ से हमें हासिल की गई है। इसमें नंबर 1 आएगा नेचुरल सोर्स, नंबर 2 आएगा हमारा सेमी सिंथेटिक सोर्स, और नंबर 3 आएगा हमारा सिंथेटिक कोर्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज अगर बात की जाए तो सबसे पहले है नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल से आपको पता लग रहा होगा कि जो कुदरती हमारे पास ज़राए हैं उनसे अगर ड्रग हासिल की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, द ड्रग फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। जैसे कुदरती ज़राए क्या हैं, दरख्त, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, मिनरल्स, इनसे जो चीज़ें हासिल की जाएंगी वो क्या होंगी, हमारी नेचुरल सोर्स से हासिल की हुई ड्रग होगी। अच्छा, फिर सेकंड है सेमी सिंथेसिस। अच्छा, सेमी सिंथेसिस वो ड्रग होंगी जो कुछ तो कुदरती तौर पे हासिल की गई होंगी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमने खुद से सिंथेसाइज किया होगा, कोई मिलावट की होगी या उसको कुछ ना कुछ हमने सिंथेसाइज किया, कोई सेमी सिंथेसाइज होगी। अच्छा, थर्ड वो होगी जिसमें कुदरती ज़राए का बिल्कुल अमल दखल नहीं होगा और उसको मुकम्मल तौर पर हमने केमिकल से या किसी और चीज़ से सिंथेसाइज किया होगा खुद से, वो क्या कहलाएगी, सिंथेसिस सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। अच्छा जी, आ जाए इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज आर एज फॉलो। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज, नंबर 2 सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, नंबर 3 सिंथेटिक सोर्सेज। एंड द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज की जो फर्दर आगे से ब्रांचेज हैं वो है नंबर 1 प्लांट सोर्स, नंबर 2 एनिमल सोर्स, नंबर 3 माइक्रोबियल सोर्स एंड नंबर 4 मिनरल सोर्स। आइए इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्लांट सोर्स। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग है जो प्लांट से हासिल होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है रेजरपीन। नंबर 1 इज़ रेजरपीन। रेजरपीन एक ड्रग है, रेजरपाइन या रेजरपीन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रावुल्फिया सरपेंटिना, ठीक है। ये एक ड्रग का नाम है, ठीक है, स्पीशी है उसका। प्लांट से हमें रेजरपीन हासिल होता है प्योर फॉर्म में, इसमें कोई सिंथेसिस या सिंथेटिक हम लोग कम या ज़्यादा नहीं करते। तो रेजरपीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रावुल्फिया
टीना, तो ये एक ड्रग का नाम है, उस ड्रग में से रेजरपिन ड्राइव्ड होती है, हासिल की जाती है। सेकंड है सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम सिनामोमम लोरियारी, लोरियारी, तो ये एक ड्रग का नाम है सिनामोमम लोरियारी, उससे हमें सिनामेल्डिहाइड हासिल होता है। थर्ड है डाइजॉक्सिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटैलिस लैनाटा, तो जो डाइजॉक्सिन है ये एक ड्रग है, कार्डियोटॉनिक है, हार्ट के लिए यूज़ होती है, तो ये हासिल होती है डिजिटैलिस लैनाटा, तो ये एक ड्रग प्लांट का नाम है डिजिटैलिस लैनाटा, तो उससे हमें डाइजॉक्सिन हासिल होती है। ये हमारा प्लांट सोर्स हो गया। सेकंड है एनिमल सोर्स, सेकंड है एनिमल सोर्स। मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। नंबर 1 इंसुलिन, नंबर 2 सेक्स हार्मोन, नंबर 3 थायरॉक्सिन। तो ये 3 ड्रग्स हैं जो कि एनिमल से ड्राइव्ड की जाती हैं। प्योर फॉर्म में इनमें कोई हम लोग सिंथेसिस वगैरह सिंथेसिस नहीं करते। जैसे कि इंसुलिन आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेक्स हार्मोन जो है वो फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस्तेमाल होता है। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है माइक्रोबियल सोर्स। This is the group of medicine that are synthesized by using different microorganisms. This group include the following drug. माइक्रोबियल सोर्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेडिसन है जो कि सिंथेसाइज होता है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए से, ठीक है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 इंसुलिन एंड नंबर 3 वैक्सीन्स। और हमारा लास्ट नेचुरल सोर्स है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स हमें जैसे कि जिंक हमें मिलता है, आयोडीन हमें मिलता है, सोडियम हमें मिलता है, तो ये क्या है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मिनरल्स जिनको हम बॉडी पार्ट्स के लिए एज ए ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। Semi-synthesis drugs are the group of drugs that are synthesized by using combined source of natural and synthetic world। वो ये कह रहे हैं कि सेमी सिंथेटिक ड्रग वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो मेडिसिन जिनकी आर सिंथेसाइज बाय यूजिंग कंबाइंड सोर्स, वो तो मतलब नेचुरल सोर्स को हासिल किया जाता है, लेकिन नेचुरल सोर्स जो है मतलब जो सेमी सिंथेटिक में जो ड्रग्स आती हैं उनको नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाता है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स होता है वो ऐसा इतना डेवलप नहीं होता कि उसको ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। वो इतना मैच्योर नहीं होता, वो इतना काबिल अमल नहीं होता कि उसको ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सिंथेसिस करते हैं अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उसको तैयार करते हैं ताकि वो ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो जो ड्रग इस अमल के अंडर आती हैं उनको सेमी सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। मतलब होती तो वो कुदरती हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हम लोग सिंथेसिस भी करते हैं, तो उनको सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है एमॉक्सिसिलिन, सिफेक्सियम एंड सेफ्ट्रेक्सोन, ये तीनों के तीनों एंटीबायोटिक हैं। उसके बाद आता है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग आर द ग्रुप ऑफ ड्रग मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग केमिकल और अदर सब्सटेंसेस। वो ये कह रहा है कि सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो ऐसी ड्रग का एक ग्रुप है जिसको हम टोटली 100% लेबॉर्ट्री के अंदर ही तैयार करते हैं। अच्छा, किससे तैयार करते हैं? या तो केमिकल से तैयार करते हैं या किसी और सब्सटेंसेस से तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल में आएगा सबसे पहले पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का आपको पता है ये बुखार में इस्तेमाल होती है, ब्रांड इसका पैनाडोल आता है। इसके बाद एस्प्रिन जो है ये खून पतला करने के लिए गोली है और ये इसका जो ब्रांड है वो डिस्प्रिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये एंटीबायोटिक है।
क्विनोलोन ग्रुप से है, और इसकी जो ब्रांड आता है सिप्रोक्सन के नाम से आता है। उसके बाद सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप के अंदर जितने भी ड्रग्स आती हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सिंथेटिक हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट है जेनेरिक नेम। अब हम आपको बताएंगे कि जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम या केमिकल नेम क्या होता है। Number 1 is generic name. Number 2 is brand name, जिसको ट्रेड नेम भी कहते हैं। And the number 3 is chemical name. अच्छा, जेनेरिक नेम क्या होता है, मैं इसका ओवरव्यू दे दूं आपको कि कोई भी ड्रग आप मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं तो उसका एक जेनेरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है। ये दोनों डिब्बी के ऊपर प्रिंट होते हैं। ठीक है, लेकिन और तीसरा होता है केमिकल नेम, जो कि उसका केमिकल फार्मूला है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो उसका केमिकल नेम होता है। अच्छा, बिलफर्ज इसकी एग्जांपल ऐसे है, आप मार्केट जाएंगे पैरासीटामोल लेने, क्या लेने जा रहे हैं, पैरासीटामोल, ये है जेनेरिक नेम। ये क्या है, जेनेरिक नेम, जीएन, जेनेरिक नेम। क्या नाम है जेनेरिक नेम, पैरासीटामोल। लेकिन अब ब्रांड नेम जो आता है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 800 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो पैरासीटामोल बनाती हैं। ठीक है, टोटल 800 कंपनीज हैं, लेकिन उनमें से पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा कंपनीज बनाती हैं। अच्छा, अब हर एक कंपनीज का नाम पैरासीटामोल नहीं रख सकती। पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम है, जो डिब्बी के ऊपर प्रिंट ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन इस डिब्बी के ऊपर एक ब्रांड नेम होगा जो कंपनी अपनी तरफ से रखती है। जैसे जीएस की जो कंपनी है, उसने पैरासीटामोल का नाम रखा हुआ है पैनाडोल। ठीक है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर एक और कंपनी है, उसने इसका पैरासीटामोल का नाम रखा हुआ है कालपोल। ठीक है, इसी तरह इंटरनेशनल बात करें तो एक कंपनी है लाइफ फार्मा, उसने इसका नाम रखा हुआ है पेनालाइफ। ठीक है जी, तो पैरासीटामोल इज द जेनेरिक नेम एंड पेनाडोल, कालपोल, पेनालाइफ इज अ ब्रांड नेम, ट्रेड नेम। ये ट्रेड नेम, ब्रांड नेम वो नेम है जिसके ज़रिए कंपनी अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करती है, मार्केट में भेजती है। ठीक है, और पैरासीटामोल उसका बेसिक जो फार्मूला है, उसका जो नाम है वो क्या है, पैरासीटामोल जेनेरिक नेम। अच्छा, थर्ड आता है केमिकल नेम। अच्छा, केमिकल नेम क्या होता है कि वो नाम जो उस ड्रग का केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक अच्छा, इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि एस्प्रिन क्या है, जेनेरिक नेम। अच्छा, एस्प्रिन जेनेरिक नेम है, इसका ब्रांड नेम क्या आता है, डिस्प्रिन के नाम से। ठीक है, लोप्रिन के नाम से भी आता है। ठीक है जी,
डिस्प्रिन, लोप्रिन, ये दो ब्रांड नेम हो गए इसके। इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक केमिकल फार्मूला है, इसकी केमिकल कंपोजिशन का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इस केमिकल फार्मूले को जो इंटरनेशनली नाम दिया गया ड्रग का वो था एस्प्रिन। अब इस ड्रग को जो जो कंपनी भी बनाएगी वो अपनी कंपनी की तरफ से इसका नाम रखेगी, उसको कहेंगे ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। ठीक है जी, ये एक ओवरव्यू था जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलें अब इसको पढ़ लेते हैं। Generic name, the name of the drug that are given to them on scientific basis is called generic name. Generic name is the official name of the drug. मतलब जो जेनेरिक नेम होता है ये किसी भी केमिकल फार्मूले का ऑफिशियल ड्रग का नाम होता है। ठीक है, मतलब ये ड्रग ऑफिशियली इंटरनेशनली हर जगह पे एक नाम से पहचानी जाए वो क्या होगा? जेनेरिक नेम। ठीक है, आप पैरासीटामोल अमेरिका में भी जाके बोलेंगे ना तो वो आपको पैरासीटामोल दे देगा। आप वहाँ जाकर बोलेंगे कि मुझे ओमेप्राजोल चाहिए तो वो आपको ओमेप्राजोल दे देगा, क्योंकि ओमेप्राजोल पूरी दुनिया पे ओमेप्राजोल ही है। ठीक है जी, और पैरासीटामोल पूरी दुनिया पे पैरासीटामोल ही है, एस्प्रिन पूरी दुनिया पे एस्प्रिन ही है। तो किसी भी ड्रग का ऑफिशियल नेम, साइंटिफिक नेम जो दर्ज है वो क्या कहलाता है? जेनेरिक नेम कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है पैरासीटामोल, एस्प्रिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, अब जाके आप बोलते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में कि हमें एस्प्रिन दे दो। अच्छा, अब यहाँ पर एस्प्रिन चलती है डिस्प्रिन, मे भी डिस्प्रिन के नाम से वहाँ मौजूद ना हो, आप उसको बोलेंगे मुझे एस्प्रिन दे दो, वो एस्प्रिन में अपने उस मुल्क के मुताबिक जो कंपनीज के ब्रांड नेम्स हैं उनमें से आपको दे देगा। तो असल बात ये हुई कि एस्प्रिन जो है असल दवाई तो एस्प्रिन नाम है ना उसका, तो ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। तो जब भी दवाई लेने जाएं अगर आपको उस दवाई के नाम से नहीं मिल रही तो देखिए उसका जेनेरिक नेम क्या है। पैनाडोल नहीं मिल रही तो जेनेरिक नेम देखेंगे पैरासीटामोल है, तो उसको बोले मुझे पैरासीटामोल में कोई और ब्रांड दे दो, दवाई तो वही है लेकिन ब्रांड चेंज है सिर्फ उसका। नेक्स्ट है ब्रांड नेम। These are the names of medicine that are given on the basis of the proprietorship. These names are given to identify the one product from the other. वो ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी, प्रोप्राइटरशिप मतलब है किसी भी कंपनी ने उस मेडिसिन को जब बनाया और जो उसका नाम रखा वो क्या कहलाएगा? ब्रांड नेम। ठीक है, बिलफर्ज मेरी कंपनी हो, ठीक है, मैं जब उस कंपनी में पैरासीटामोल को बनाऊंगा तो मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, उसका नाम मैं अडोल रख सकता हूँ। ठीक है, मैं उसका नाम जो है वो पैरासी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो उसका नाम फ्लावर रख दूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एसओपीज जो ड्रैप पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसकी एसओपीज के मुताबिक हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका जेनेरिक नेम तो पैरासीटामोल ही रहेगा, लेकिन ब्रांड नेम मेरी मर्जी का मुताबिक होगा क्योंकि कंपनी मेरी है। इसमें एग्जांपल दी हुई है पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल की एक एग्जांपल पैनाडोल है, दूसरी कालपोल है और डिस्प्रोल है। अडोल भी लिख सकते हैं, पैनालाइफ भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम है लेकिन उसके ब्रांड कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 10, पता नहीं 20, 50, 100 ब्रांड भी हो सकते हैं। इसके बाद डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम क्या है? जेनेरिक नेम है। इसकी जो ब्रांड्स आते हैं, एक डिक्लोरान के नाम से आता है, एक वोल्ट्रान के नाम से आता है, इसके अलावा और भी डिक्लो के नाम से भी आता है, सामी फार्मास्यूटिकल की है डिक्लो के नाम से। ठीक है जी, उसके बाद है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है इसकी लोप्रिन भी ब्रांड नेम है, डिस्प्रिन भी ब्रांड नेम है।
अब आ जाता है व्हाट इज द केमिकल नेम, व्हाट इज केमिकल नेम। These are the names which are given to the drugs on the basis of presence of different atoms or molecules। वो ये कह रहे हैं कि जो केमिकल नेम है ये बेसिकली उस फॉर्मूले के अंदर कितने एटम्स हैं, कौन से एटम्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस बेसिस के ऊपर जब उसकी क्लासिफिकेशन होगी उसका नाम रखा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल नेम कहलाएगा। The name which are given to the drug on the basis of presence of different atoms or molecule and their interrelationship, this name reveal every part of the compound molecule structure। और एंड पे ये कह रहे हैं कि ये जो नाम होता है ना केमिकल नेम, ये बिल्कुल क्लियर एस्पेक्ट दे देता है, क्लियर बात बता देता है कि इस ड्रग के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एटम है, ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो कंप्लीट केमिकल फार्मूले की जो प्रेजेंटेशन है, केमिकल फार्मूले की जो पहचान है, वो कहाँ से पता चलती है, केमिकल नेम से। इसकी एग्जांपल है एस्प्रिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, पैरासीटामोल को एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पे आता है व्हाट इज स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। तो आप जब भी मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिसिन के ऊपर आम तौर पर उसकी स्ट्रेंथ भी लिखी होती है। जैसे आप जब भी पैनाडोल लेने जाएंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा 500 mg। क्या लिखा होगा, 500 mg। ये 500 mg क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। इस तरह जब आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेने जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ होगी 250 या 500 ml। जब आप ओमेप्राजोल लेने जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ होगी 20 या 40। तो ये मुख्तलिफ ड्रग्स की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ होती है। आज इसको पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म और अ यूनिट ऑफ द डोजेज फॉर्म। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो होती है ये ताकत होती है, अमाउंट होती है, मिकदार होती है ड्रग की उस दवाई के अंदर। अच्छा, दवाई के यूनिट डोज के अंदर, मतलब आप बिलफर्ज कैप्सूल लेने जाते हैं ओमेप्राजोल का, तो ओमेप्राजोल का जो एक कैप्सूल होगा उसमें 20 mg अगर लिखा हुआ है तो 20 mg ड्रग होगी। अच्छा, अगर तो आप गोली लेने जाते हैं पैनाडोल की, तो पैनाडोल की एक गोली के अंदर 500 mg पैरासीटामोल होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसी तरह सिरप्स के ऊपर भी स्ट्रेंथ लिखी होती है। तो ये है हमारा चैप्टर 2 जो कि ख़त्म हो गया है। तो आप इसको रिव्यू हम कर लेते हैं इसको दोबारा से। अकॉर्डिंग आज मतलब ड्रग हमने आज पढ़ा चैप्टर 2। इसमें हमने सबसे पहले तो ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी कि ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बीमारी की तशखीस, हमारी बीमारी के नुकसानात को कम करना, हमारी बीमारी का इलाज करना, हमारी बीमारी का ट्रीटमेंट करना, क्योर करना और उसकी प्रिवेंशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इसकी बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स में हमने पढ़ा OTC और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हमने पढ़ा नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। ये हमने 3 सोर्सेज पढ़े इसके। उसके बाद हमने पढ़ा कि जनरल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है और ब्रांड नेम फार्मूला क्या होता है। तो ये तीनों हमने पढ़े। इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं आप। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है ये बेसिकली बुक्स का चैप्टर है, बेसिकली बुक्स का चैप्टर है।
तो चैप्टर 3, बुक्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स। अभी तक जो है आप इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं फार्मेसी का। पहले फार्मेसी होती क्या है, फिर फार्मेसी क्योंकि ड्रग्स के गिर्द घूमती है तो ड्रग क्या होती है। अच्छा, फिर कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें फार्मास्यूटिक्स के लिए पढ़नी पड़ती हैं, फार्मास्यूटिक्स के लिए रेफरेंस हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिक्स हमारी जैसे बहुत सारी ब्रांचेज है ना फार्मास्यूटिक्स की। इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी है, ये सारी टाइप्स हैं। तो इन सब के अंदर जैसे इंडस्ट्री है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस के लिए जो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है ना, जिनमें क्या पूरा का पूरा दवाइयों का फार्मूला लिखा होता है, फिर दवाइयाँ बनाने का तरीका लिखा होता है। तो ये सारा कुछ हमें क्या करता है, एक रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनसे देख के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में तो ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर ये वाली बुक्स तो नहीं चलेंगी, वहाँ पर फिर हम फार्मूलरी बनाते हैं। अच्छा, फार्मूलरी क्या होता है? फार्मूलरी बेसिकली एक लिस्ट होती है, एक बुक होती है, जिसमें हम अपनी हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम अद्वियात के नाम लिख लेते हैं, उनके फ़वाइद, उनके नुकसानात, और ये सारा रिव्यू करते रहते हैं हम। ठीक है, अगर इसी तरह हम और बात करें तो मुख्तलिफ़ हमें टाइप्स की जो फार्मेसीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ़ बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं बुक्स को फिर कुछ इंटरनेशनली रिकगनाइज, इंटरनेशनल पहचानी जाने वाली बुक्स हैं, उनके नाम, फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान के लेवल पे जो बुक्स हैं उनका नाम वगैरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, बुक्स इन फार्मेसी और फार्माकोपियाज एंड फार्मूलरीज। वो ये कह रहे हैं कि जो फार्मेसीज की बुक्स हैं वो, या फार्माकोपियाज या फार्मूलरीज। फार्माकोपियाज वो वाली बुक्स होती हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, फार्मूलरीज वो वाली बुक्स होती हैं जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है, मैंने जैसे आपको बता भी दिया। आइए जी, द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फार्माकोपियाज एंड फार्मूलरीज। वो कह रहा है कि वो वाली बुक्स, वो वाली किताबें कंटेनिंग द स्टैंडर्ड, जिनमें एक स्टैंडर्ड मौजूद होता है फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस। किसी भी ड्रग का जो स्टैंडर्ड है वो जिस बुक में मौजूद हो, और उस ड्रग से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस हो उसका स्टैंडर्ड मौजूद हो, तो उन बुक्स को हम फार्माकोपियाज या फार्मूलरीज कहते हैं। They contain a list of drugs and their related substances regarding their source, test, formulas for preparation, action and uses, dosage, storage condition। वो ये कह रहा है कि फिर ये जो बुक्स होती हैं ना, इन बुक्स के अंदर एक लंबी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है, एक लंबी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है और अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं रिगार्डिंग कि ये ड्रग हम लेंगे कहाँ से, उसका सोर्स क्या होगा, फिर उसको टेस्ट कैसे करेंगे, फिर उसका फार्मूला क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन का, मतलब बिलफर्ज उसको बनाएंगे कैसे, उसको हासिल कहाँ से करेंगे, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, फिर उसको बनाना कितनी मिकदार में है, फिर उसके बाद उसका फ़वाइद क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसकी डोज कितनी है, उसकी ताकत मिकदार कितनी होनी चाहिए, और फिर उसको हमने स्टोर कहाँ करना है। तो ये सारे के सारे जो ड्रग के मुतालिक स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये जिस बुक में लिखे होते हैं उन्हें फार्माकोपियाज और फार्मूलरीज कहते हैं। Literally,
It means that it is a list of medicinal substances, crude drugs and formula for making preparation of them. कहता अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, ये फार्माकोपियाज और जो फार्मूलेज होती हैं, ये एक लिस्ट होती है किसकी, मेडिसिनल सब्सटेंसेस की, ड्रग्स की एक ऐसी लिस्ट होती हैं जो कि क्रूड ड्रग्स भी हो सकती हैं, जो कि फार्मूला भी हो सकता है। किस लिए कि इस ड्रग को बनाना कैसे है, इस ड्रग के फ़वाइद क्या हैं, इसको इस्तेमाल का किस लिए करना है, इसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब देर आर टू टाइप ऑफ बुक्स इन फार्मेसी, दो किस्म की बुक्स हैं फार्मेसी के अंदर। नंबर वन है ऑफिशियल बुक, नंबर टू है नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स वो वाली बुक्स जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट उनको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करती है, उनको ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। नॉन ऑफिशियल वो बुक्स होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं होती। ठीक है जी। अब आ जाते पढ़ लेते हैं ऑफिशियल बुक्स क्या होता है। These are the books that are written, compiled and published under the strict supervision of government agency of respective countries is known as official book। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बुक को जब लिखा जाए और पब्लिश किया जाए, मतलब छापा जाए, अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट एक एजेंसी की सुपरविजन में किसी भी एक किताब को जब लिखा जाए और छापा जाए, और वो जो होगी ना गवर्नमेंट की एजेंसी, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल बुक करार दे दे, तो वो क्या कहलाती है, ऑफिशियल बुक। इसकी एग्जांपल है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया यूके में इन्होंने बनाई थी। दूसरी ब्रिटिश नेशनल फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग की ही मेडिसिन बुक है, तो ये भी ब्रिटिश ने बनाई थी। फिर आता है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी बीएनएफ। ये ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी होता है कि यूके के अंदर कौन सी मेडिसिन चल रही हैं, उन मेडिसिन के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, कंप्लीट ए टू जेड ड्रग के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन। फिर यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फार्मूलरी। नेशनल फार्मूलरी का मतलब है मुल्की सतह पर फार्मूलरी, तो ये हर मुल्क की अपनी फार्मूलरी होती है। जैसे कि पाकिस्तान की अपनी फार्मूलरी है, पाकिस्तान फार्माकोपिया भी है। उसके बाद है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, फिर पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया जिसे WHO ने बनाया है। सेकंड आ जाता है नॉन ऑफिशियल बुक, सेकंड आ जाता है नॉन ऑफिशियल बुक्स। दीज आर द बुक्स विच आर रिटन कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड लोकली। अच्छा, ये वाली जो नॉन ऑफिशियल है ना, इसको गवर्नमेंट ना तो सुपरविजन करती है, ना गवर्नमेंट इसको कंपाइल करवाती है और ना ही इसको पब्लिश करती है, लेकिन ये किसी साइंटिस्ट ने लिखी होती है या किसी बहुत ही पढ़े लिखे बंदे ने लिखी होती है, तो इसको भी गवर्नमेंट सेकंड रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर लेती है। इसमें एग्जांपल आता है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल्स, सेकंड है मर्क इंडेक्स, थर्ड है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय जैक कैटसन, नंबर 4 बाय ट्यूटोरियल फार्मेसी। ठीक है, मर्क एक कंपनी है, कैटसन एक शख्स का नाम था। तो ये क्या है, बुक्स है हमारी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। अब इन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स की हम थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल बुक्स कौन सी होंगी, ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द मोस्ट अबंडेंटली यूज फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। टुडे इट इज यूज्ड because of their up-to-date monograph regarding the drug. The fundamental responsibilities of BP is on the General Medical Council, which was given to it in 1858. This book contains following data: complete monograph of drug, quality control and quality assurance of pharmaceutical production, section of pharmaceutical industries, quality control test of dosage form, identification and analytical test of drugs। वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेट होती है। इसका मोनोग्राफ बहुत ही कमाल होता है किसी भी ड्रग के लिए। और जो बेसिक्स बीपी को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जनरल मेडिकल काउंसिल के ऊपर। किसके ऊपर है, जनरल मेडिकल काउंसिल के ऊपर।
और जनरल मेडिकल काउंसिल जो है ये 1858 में बनी थी। और इस बुक के अंदर जो बीपी होगी इसके अंदर क्या क्या होगा, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग होगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करते हैं, फिर उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे करते हैं, और फिर उसको आइडेंटिफाई और एनालिसिस टेस्ट ऑफ ड्रग वगैरह कैसे करते हैं। सेकंड आता है BNF। BNF इज़ द नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ मेडिसिन दैट आर बीइंग यूज्ड इन किंगडम। तो ये कह रहा है कि यूके के अंदर BNF सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और BNF के अंदर बेसिकली होता क्या है, मेडिसन, उसकी ट्रीटमेंट, उसके फ़वाइद, उसके नुकसान वगैरह। In the national formulary of medicine that are being used in UK, there is a written, compiled and published under the co-supervision of GMC of Great Britain. वो ये कह रहा है दिस बुक इज़ लार्जली बीइंग यूज्ड एज ए टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन UAE एंड द UK। वो ये कह रहा है कि ये जो BNF है इसको भी GMC जो है वो को सुपरवाइज करती है। GMC जो है जनरल मेडिकल काउंसिल UK की, वो BNF को भी को सुपरवाइज करती है जब ये BNF बनती है। और ये BNF जो है बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। दिस बुक कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, डिटेल नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, नॉलेज रिगार्डिंग द रिफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि ये जो है इसके अंदर इतना ब्रीफ क्लिनिकल नॉलेज मौजूद है कि आप किसी भी एस्पेक्ट से ड्रग को स्टडी करना चाहें वो आपको BNF में मिल जाएगी। ठीक है जी। ये हमारा हो गया आज का ऑफिशियल बुक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम हमारा ओवर हो चुका है। तो आज हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 2 कंप्लीट, साथ में चैप्टर 3 के हमने बुक्स के नाम पढ़े और ब्रिटिश फार्माकोपी और BNF पढ़ा। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो पढ़ा है इसको पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मेरे लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।